Students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan, and today we will start NCERT Class 10th, Geography, Chapter 1st, Resource and Development, Part 3rd. आज का लेक्चर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने लेक्चर्स में पहले उन टॉपिक्स को कवर करूँगी जो फर्स्ट चैप्टर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत हम सॉइल की डिफिनीशन, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल एज अ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड व्हाट इज सॉइल इरोजन, causes of soil erosion and suggestion for the conservation of soil erosion, इन चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फर्स्टली, डिफिनीशन ऑफ सॉइल। मृदा की परिभाषा या मिट्टी की परिभाषा। वर्ड सॉइल इज originated from the Latin word solum. It means floor. मिट्टी या मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रेसिडुअल रॉक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड एंड ऑर्गेनिज्म दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ। मृदा अवशिष्ट चट्टानी पदार्थों, जैविक तत्वों, खनिज पदार्थों, गैस, द्रव पदार्थों और विभिन्न जैविक तत्वों से मिलकर बना है, जो जीवन को आधार प्रदान करता है। अर्थ्स बॉडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द पेडोस्फीयर। अर्थ का वह पार्ट जिस पर मिट्टी पाई जाती है उसे पेडोस्फीयर कहते हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स। मिट्टी एक संसाधन। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मृदा एक अत्यंत महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. यह पौधों की वृद्धि के लिए माध्यम और विभिन्न जीवों को निवास करने के लिए आधार प्रदान करता है। The soil is a living system. यह एक जीवित तंत्र है। It takes millions of years to form soil up to a few centimeters in depth. कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में मिलियंस वर्ष लग जाते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक, आर्बेट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है कि ऊंचा नीचा। हमारी अर्थात अर्थ सरफेस पे माउंटेन है, प्लेटो है या ट्रेंचेस हैं या वैलीज हैं, ठीक है। तो किस तरह का स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं रिलीफ। रिलीफ, पेरेंट रॉक या आधार चट्टान जिस पर मिट्टी का निर्माण होता है, जलवायु, वनस्पति और जीव तथा समय, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक हैं जो मिट्टी का निर्माण करने में योगदान देते हैं। Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glacier, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बल जैसे तापमान में परिवर्तन, बहते हुए जल की क्रिया, हिमानी, वायु और अपघटकों की क्रियाएं, ये भी
मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मिट्टी के निर्माण में जैविक और रासायनिक परिवर्तनों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। Soil also consists of organic humus and inorganic material. मिट्टी के अंदर जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं। On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties of the soil of India are classified in different types. मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों तथा मिट्टी के रंग, उसकी मोटाई, उसके गठन, उसकी आयु, उसकी रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत की मिट्टी को डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। Now, soil profile or soil horizon. मृदा परिच्छेदिका. A soil horizon is a layer parallel to the soil surface whose physical, chemical and biological characteristics different from the layers above. Soil profile या मृदा परिच्छेदिका अर्थ सरफेस के समानांतर विकसित होने वाली लेयर्स को कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका जो है, ये जो अपर सरफेस देख रहे हैं, इसके समानांतर जो लेयर्स हैं उनको कहते हैं। इसमें जनरली 4 लेयर्स होती हैं। मिट्टी में जो पूर्ण विकसित मिट्टी होती है उसी में चारों लेयर देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है आपकी ओ हॉरिजन। ठीक है, ओ हॉरिजन ह्यूमस ऑन द ग्राउंड सरफेस। आपके अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी वेजिटेशन की लेयर होती है, ह्यूमस की लेयर होती है, उसे ओ हॉरिजन के अंतर्गत रखते हैं, जिनमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पर ए हॉरिजन। ये जो है टॉप सॉइल होती है। ठीक है, सबसे ऊपरी मृदा होती है। इसमें रिच, ये जो है इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी कारण ऑर्गेनिक मैटर्स की अधिकता के कारण ये टिपिकली डार्क कलर की होती है, गहरे रंग की होती है। और जो ए हॉरिजन होता है इसमें लीचिंग की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको सो इट इज़ आल्सो नोन एज जोन ऑफ लीचिंग। ठीक है, लीचिंग की प्रोसेस क्या होती है? जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो बारिश के पानी के साथ जो अपर लेयर की मिनरल्स होती है वो नीचे वाले लेयर्स की तरफ, हॉरिजन्स की तरफ मूव करने लगती है। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। देन आता है बी हॉरिजन। ये जो है सब सॉइल है, उपमृदा है, आल्सो कॉल्ड जॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन। ये जो बी हॉरिजन है इसी में ऊपर से आने वाले मिनरल्स का निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है। ठीक है, इसीलिए इसे लेयर ऑफ इल्यूवेशन भी कहते हैं, विनिक्षेपण मंडल। देन है सी हॉरिजन। जो हमारा सी हॉरिजन होता है इसमें जो है विदर्ड रॉक मटेरियल मिलते हैं। ठीक है, जो विदर्ड रॉक मटेरियल होते हैं उनको हम रेगोलिथ भी कहते हैं, अर्थात जो चट्टानें होती हैं, जो बेस रॉक होता है या पेरेंट रॉक होता है, उनके उनके विदरिंग से अर्थात अपक्षय से जो मिट्टी की पतली लेयर बनती है उसी को हम सी लेयर कहते हैं। तो सी लेयर को हम रेगोलिथ कहते हैं। ये जो है विदर्ड रॉक मटेरियल होता है, ये लेयर काफ़ी पतली होती है। देन सबसे नीचे होता है हमारा डी हॉरिजन, जिसको हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं, जिसके अपक्षय से, विदरिंग से ये पूरा जो है सॉइल प्रोफाइल का
निर्माण होता है। देन हमारा आता है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। द denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as a soil erosion. मिट्टी के कटाव और बहाव की जो प्रक्रिया है उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, जनरली जो सॉइल इरोजन होता है उसमें 3 जो है स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे, इमेज में देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो होता है डिटैचमेंट होता है। ठीक है, डिटैचमेंट क्या होता है? जब भी बहुत तेजी से एयर फ्लो करती है या बहुत तेजी से रेन वाटर ड्रॉप्स नीचे आती हैं तो चट्टानों पर जो है रेन वाटर के फोर्स या विंड्स के कारण चट्टानें जो होती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं, टूट जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही विंड जो है यहाँ पे, जैसे ही चाहे रेन वाटर नीचे आ रहा है, ये जो चट्टान है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है डिवाइड हो गया है। देन आता है सेकेंड नंबर पर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि ये जो टूटे हुए रॉक्स पार्टिकल्स हैं ये इन इस वाटर फ्लो के साथ इसका ट्रांसपोर्टेशन आता है, यानी जो है ये दूसरे स्थान पर बह जाता है। देन आता है डिपोजिशन। जिस रॉक पार्टिकल्स का अभी ट्रांसपोर्टेशन हुआ है वो आगे जाकर फुट हिल्स के पास या ऐसे स्थान पर जहाँ पर रेन वाटर का फ्लो कम हो जाता है या रेन वाटर की वेलोसिटी कम हो जाती है या विंड की वेलोसिटी कम हो जाती है, वहाँ पर इन रॉक पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है सॉइल इरोजन के 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? डिटैचमेंट, सबसे पहले जितने भी एक्सोजेंटिक फोर्सेस हैं अर्थ के, उसके कारण चट्टान जो है स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इन एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन होता है डिपोजिशन। ये जो ये जो रॉक पार्टिकल्स हैं इनका जो है डिपोजिशन होता है। तो ये जो है 3 जो है स्टेप्स याद रखिएगा, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। देन टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के प्रकार। जनरली सॉइल इरोजन को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, ड्रिल इरोजन, गली इरोजन एंड स्ट्रीम बैक इरोजन। ठीक है, जो फर्स्ट है स्प्लैश इरोजन। आइए देखते हैं स्प्लैश इरोजन में क्या होता है। जब बहुत ही तेजी से रेन ड्रॉप नीचे आती है, ठीक है, तो वो जो है वो रॉक्स पे फोर्स क्रिएट करती है और उस फोर्स के कारण जो रॉक होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्प्लैश इरोजन। देन है शीट इरोजन। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ जो मिट्टी की अपर लेयर होती है वो पानी के साथ बहने लगती है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि मिट्टी की अपर सरफेस के साथ साथ जो मिट्टी के मिनरल्स होते हैं वो भी पानी के साथ बह जाते हैं। इसको हम कहते हैं शीट इरोजन या चादरी अपरदन। शीट इरोजन इज आल्सो नोन एज डेथ ऑफ फार्मर्स। इसे हम किसानों की मौत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मिनरल्स के बह जाने से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इस तरह का स्ट्रक्चर जैसा इमेज में दिखाया गया है शीट इरोजन, इस तरह का स्ट्रक्चर आप बारिश के दिनों में अपने स्कूल के आसपास भी देख सकते हैं। देन है रिल इरोजन यानी नलिका अपरदन। इस तरह का जो व्यू है, जैसे आप इमेज में आप देख रहे हैं, इस तरह के व्यू भी आप बारिश के दिनों में अपने स्कूल के आसपास देख सकते हैं। इसमें क्या होता है
कि जब बहुत फोर्स से बारिश होती है तो रेन वाटर के फोर्स के कारण मिट्टी में पतली पतली नालियां बन जाती हैं। इनको हम कहते हैं रिल्स इरोजन। देन गली इरोजन। गली इरोजन जो है एक तरह से रिल्स इरोजन का ही जो है वृहद रूप है। जनरली जो इनमें क्या होता है कि वाटर के कारण बड़ी 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 गली नुमा संरचनाएं बन जाती हैं। गली इरोजन के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस रिवर है वो है चंबल रिवर। ठीक है, चंबल रिवर मध्य प्रदेश में फ्लो करती है। तो चंबल रिवर को याद रखिएगा, चंबल रिवर गली इरोजन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गली इरोजन के फलस्वरूप जो क्या होता है, बैडलैंड्स का फॉर्मेशन होता है और ये बैडलैंड्स को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। देन होता है आपका रिवर बैंक इरोजन। जो रिवर्स होती हैं वो दो तरह से इरोजन करती हैं, डाउनवर्ड कटिंग करती हैं, देन वो लैटरल भी कटिंग करती हैं। यानी जो है जो रिवर वाटर होता है जब उसमें फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो वो किसी भी प्लेस को डाउनवर्ड कटिंग यानी गहराई में भी काटता है और अपने उनके जो किनारे होते हैं उनका भी इरोजन करता है। तो ये है रिवर बैंक इरोजन। नाउ causes of soil erosion, मृदा अपरदन के कारण। फर्स्ट जो रीजन है सॉइल इरोजन का वो है डिफॉरेस्टेशन। जनरली जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, उनको बाइंड अप करती हैं, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। तो जब हम बड़े पैमाने पर वृक्षों को काट देते हैं तो जो सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। जनरली होता क्या है कि जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो उसी के साथ साथ सॉइल इरोजन भी एक्सोजेनिक फोर्सेस द्वारा शुरू हो जाता है। लेकिन जो सॉइल इरोजन की जो नेचुरल रेट होती है वो काफ़ी धीमी होती है। ठीक है, यानी मिट्टी के निर्माण से भी काफ़ी धीमी होती है। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जो मानवीय क्रियाएं हैं, वो सॉइल इरोजन की फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जो काज है सॉइल इरोजन का वो है डिफॉरेस्टेशन। देन सेकेंड नंबर पर है हमारा ओवरग्राजिंग, अति पशुचारण। जनरली जब जो हमारे कैटल्स होते हैं वो जब खेतों में चरने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, उनके जो पैर होते हैं उससे वो मिट्टी को डिग करते हैं, उनको खोदते हैं, जिससे सॉइल इरोजन जो है प्रमोट होता है, सॉइल इरोजन जो है बढ़ता है। नेक्स्ट माइनिंग। जब भी हम माइनिंग करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में हम सॉइल की गहराई तक खुदाई करते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। इससे भी, और जब हवा या जो है वाटर का फ्लो होता है तो उससे जो है सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और इस तरह से सॉइल इरोजन को जो है बढ़ावा मिलता है। देन आता है आपका अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन। नगरीकरण और रेलवे, रोड या बिल्डिंग्स या अन्य तरह के कंस्ट्रक्शन की क्रिया में क्या करते हैं, हम अर्थ सरफेस को खोदकर मिट्टी को बाहर निकालते हैं और सॉइल इरोजन की प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते बड़े पैमाने पर 1950 के बाद वनों को काटा गया। इसके कारण भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी जो है सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज हुई। यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी।
कृषि के आधुनिक प्रौद्योगिकी। जनरली हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए जो ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं उसमें जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो ग्राउंड वाटर है वो बाहर आता है और अपने साथ साथ जो मिट्टी की ऊपरी लेयर होता है उसको भी बाहर ले जाता है, जिससे जो सॉइल इरोजन स्पेशली जो सीड इरोजन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। देन आता है आपका स्टेप्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। मृदा के संरक्षण के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। पहला है एफॉरेस्टेशन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो हम इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में और सॉइल इरोजन को कम करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन रिड्यूसिंग ओवरग्रेजिंग। अति पशुचारण को भी कम करके हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। देन आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इसके अंतर्गत हम सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो स्लोप होता है वो इंटरप्ट हो जाता है और स्लोप के अक्रॉस या स्लोप के अलोंग होने वाला जो लैंडस्लाइड होता है या जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कम हो जाता है। इस तरह से जो है टेरेस फार्मिंग से जो सॉइल इरोजन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा है आपका स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग में क्या करते हैं कि हम जो हमारे खेत हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, उनके चारों ओर ग्रासेस की स्ट्रिप्स लगा देते हैं। ये ग्रास स्ट्रिप्स क्या करती हैं, जब वाटर के साथ मिट्टी बहकर बाहर आता है तो वो स्ट्रिप्स मिट्टी को बाहर जाने से, खेत के बाहर जाने से रोकती हैं। देन आता है आपका शेल्टर बेड्स। जनरली जो डेजर्ट एरियाज हैं उनमें खेतों के चारों ओर या अन्य जगहों पर भी खेतों के चारों ओर हम पेड़ों की बेड लगा देते हैं, जिनको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ये जो पेड़ होते हैं, जब भी विंड या हवा मिट्टी को बहा कर ले जाती है तो वो पेड़ उन्हें खेतों से बाहर जाने से रोकते हैं और वो जो है पेड़ों से टकरा कर वो विंड जो होती है, जिनमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स का वहीं पर जो है डिपोजिशन कर देती है। देन आता है आपका मल्चिंग। मल्चिंग में क्या करते हैं, अगर मिट्टी ओपन हो, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के कारण उसकी जो विदरिंग की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। तो मल्चिंग में हम पेड़ों की जड़ों के चारों ओर या मिट्टी के ऊपर हम प्लास्टिक या जो हमारे क्रॉप्स के वेस्ट मटेरियल्स, बचे हुए मटेरियल्स होते हैं, या फिर फर, मांस, लाइकेन आदि की लेयर लगा देते हैं। इससे मिट्टी में नमी की मात्रा बनी रहती है और सॉइल इरोजन कम होता है। देन होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो पूरी हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है इसमें हम पाइपलाइंस बिछा देते हैं स्पेशली जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके रूट के पास, और इन पाइप में जो है छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स के थ्रू जो वाटर होता है वो जो है ड्रॉप करके वो गिरता रहता है और जड़ों को जो जितना पानी चाहिए उतना मिलता रहता है। तो इस तरह ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जो है वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन दोनों ही हो सकता है। देन होता है स्प्रिंकल इरिगेशन। इसमें हम खेतों के बीच बीच या थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम फाउंटेन्स लगा देते हैं, जिससे उतना ही ग्राउंड वाटर बाहर आता है या पानी का यूज़ होता है जितना कि पौधों को ज़रूरत होती है। इससे मिट्टी का जो बहाव है, सॉइल का जो इरोजन है वो भी कम होता है। इसके अलावा जो एक रह गया वो था कंटूर प्लॉइंग, ठीक है। कंटूर का मतलब होता है, कंटूर जो लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मीन सी लेवल से, ठीक है, यानी माध्य समुद्र से सेम हाइट्स वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं, ठीक है।
तो जब भी हम माउंटेनियस एरियाज पर इन कंटूर लाइंस के अलोंग प्लॉइंग करते हैं तो जो स्लोप होता है वो इंटरप्ट हो जाता है और इससे भी जो है हमारी जो लैंडस्लाइड या जो सॉइल की ट्रांसपोर्टेशन की रेट है वो डिक्रीज होती है और सॉइल इरोजन कम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।